बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत आम डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद 4 नुकात हैं जो वहाँ पर पूछे गए हैं। अदालत में आज भी कार्रवाई हुई है, उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये दरख्वास्त दी हुई थी कि तशद्दुद बढ़ जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे और मामला किसी और तरफ जा रहा है, तो इसके लिए वहाँ सुनवाई हो रही थी। दूसरी चीज़ इसके अंदर शामिल हो जाती है आर्टिकल 63A, उसको भी देखना है। और तीसरी चीज़ बीच में शामिल हो गई कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर दी है। आर्टिकल 6 यानी वो गद्दारी का, आइन से गद्दारी, और उन्होंने आइन को तोड़ दिया है। यानी आइन ये कहता है कि जब कोई रिक्विजिशन जमा करवाए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, तो 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होगा। अब इजलास बुलाना होगा ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि इजलास करना होगा। तो उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला लिया, लेकिन वो किया जाएगा 25 तारीख से। यानी ये इसको आप कह लें कि थोड़ा तरीका वारदात है, लेकिन उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वजारत खारजा के कंट्रोल में ये एरिया जहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से कुछ 40 से ज़्यादा मुल्कों के बैरून मुल्क से मेहमान आ रहे हैं, जिस वजह से OIC कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने की वजह से यहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन बुला लिया है, फ़लाँ तारीख से शुरू हो जाएगा। अब ये इस मामले को तो मेरे ख्याल में स्पीकर ही देखेंगे और अदालत इस मामले में नहीं पड़ेगी, और ये आर्टिकल 6 नहीं बनता। देखिए, आइन की खिलाफ वर्जी पे और अगर आइन को तोड़ने पे आर्टिकल 6 बनता है, तो पाकिस्तान की हर हुकूमत ने आइन के उन तमाम आर्टिकल्स को तोड़ा जहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक दिए जाने हैं। हर पार्टी में आइन को तोड़ा है। यानी बुनियादी इंसानी हुकूक या बुनियादी हुकूक के ऊपर जो आइन के पहले 40 आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई अमल दरामद पाकिस्तान में नहीं है। लिहाजा फिर तो सारों को ये आर्टिकल 6 के तहत लटका देना चाहिए। अब यहाँ पे हुकूमत ने एक मजबूरी पेश की, उन्होंने कहा जी कि OIC आया हुआ है और ये जो एरिया है जहाँ पे आपकी कौमी असम्बली है वजारत खारजा के कंट्रोल में है, तो मैंने इजलास बुला लिया है आइन की पासदारी करते हुए, लेकिन शुरू होगा 25 तारीख से। अब आप समझ जाएं इस पर सियासत कितनी ज़्यादा है। अपोजिशन ये सारा कुछ रमज़ान से पहले करना चाहती थी, हुकूमत इसको घसीट के रमज़ान तक ले गई है। ये मामला है, बाकी आप लोग सब कुछ समझदार हैं। इस सदारती रेफरेंस पे अब लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 24 मार्च से इसकी सुनवाई शुरू होगी। यानी आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा लें कि 23 मार्च तक के लिए तो सारी चीज़ें अब ठप हो गई। आज 21 है, कल 22 है, परसों 23 है। ये 3 दिन तो अब कुछ नहीं होने जा रहा। 24 मार्च से लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान की तारीख के इस अहम तरीन मुकदमे को सुनना शुरू करेगा। और ये सदारती रेफरेंस, इसमें सवालात क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सवालात हैं वो हैं क्या। सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया है, उन्होंने आर्टिकल 63A के हवाले से 4 चीज़ें पूछी हैं। हुकूमती रेफरेंस ने सुप्रीम कोर्ट से जो आइन की तशरीह मांगी है, आइन जो है वो बनाते तो आइन साज है ना, यानी जो आपके MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, ये आइन बनाते हैं, लेकिन आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है, अदालत करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 4 सवालात रखे गए इस रेफरेंस में। नंबर 1, क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा? क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा? ये पहले नुक्ते में 3 चीज़ें पूछी गई हैं। 4 नुक्ते हैं टोटल, पहले नुक्ते में 3 चीज़ें कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने जाए तो क्या उसको रोका जा सकता है? मेरे ख्याल में अदालत कहेगी रोक आप नहीं सकते ज़बरदस्ती, फिजिकल अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार होगा या नहीं होगा, सबसे अहम सवाल है। आज जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने रिमार्क्स देते हुए ये फरमाया, चीफ जस्टिस के साथ वो एक डिवीजनल बैंक का हिस्सा थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो वोट है वो पार्टी का है,
वो अपनी चॉइस नहीं है वर्कर की, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है। कुछ कमी बेशी अल्फाज में हो सकती है, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि ये पार्टी का इस्तेहकाक है, रुकन का नहीं है कि वोट डालना किधर को है। ये फैसला फिर पार्टी का होता है। अब ये असल चीज ये है कि वोट शुमार होता है या नहीं होता। यानी अगर राजा रियाज या नवाब शेर वसीर या 2-4-6 और जो लोग हैं वो गए और जाके उन्होंने वोट डाल दिया इमरान खान के खिलाफ, तो उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा? बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा, क्योंकि देखें उसमें हुकूमत ने बड़ा डिटेल में दिया है कि ये तो फिर सादिक और अमीन नहीं है। मिसाल के तौर पे जो अगला नुक्ता उठाया गया उसमें यह है कि क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा? दोबारा उसी बात को पूछा गया है तफसील के साथ। और तीसरा नुक्ता यह है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा? क्योंकि जब भी ये सारे इलेक्शन लड़ते हैं तो ये जाकर ये कहते हैं कि हमने तो जनाब इमरान खान के नाम का वोट ले रहे हैं। अमीन इस तरह के लोगों ने उसको अमानत दी। मिसाल के तौर पे एक आदमी वोट लेने के लिए गया, उसने कहा जी मैं नवाज शरीफ का उम्मीदवार हूँ, लोगों ने उसको 1 लाख वोट दे दिया। अब वो वोट नवाज शरीफ के नाम पर मिले हैं, उसके पास नवाज शरीफ की अमानत है, वो अमीन है उन वोटों का। ये है सादिक और अमीन वाला मामला यहाँ पे। और वो जब गया तो उसने कहा कि मैं नवाज शरीफ के लिए वोट मांगने आया हूं, मेरा वोट उसके काम आएगा। तो ये है सादिक रहने वाला मामला। तो अगर एक आदमी नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वोट मांगता है पहले और बाद में झूठ बोलता है कि जी मैं मेरा अपना वोट, और दूसरा वो आदमी उस वोट की अमानत के अंदर खयानत करता है, तो फिर अमीन भी नहीं रहता। तो इस तरह यह सवाल पूछा गया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला सादिक और अमीन नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल ना होगा? यानी ताहयात नाअहल होना चाहिए ना, सादिक और अमीन नहीं है तो इस पे तो ताहयात नाअहल ही है, नवाज शरीफ साहब हुए हैं। अच्छा, अब आखिरी नुक्ता जो पूछा कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद क्या इक़दामात हो सकते हैं, बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है कि अगर अदालत किसी तरह ये कह भी दे कि ये वोट डाल दें, इमरान खान को उड़ा दें, फिर बाद में इनको भी उड़ा दें, तो इस तरह चंद प्यादे खरीद के, शतरंज का गेम जो लोग जानते हैं उनको पता है कि चंद प्यादे मरवा के बादशाह या वजीर को मार देना ये तो कोई महंगा सौदा नहीं है। चंद प्यादे अपने आप मरवा लें और एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लें तो ये तो कोई महंगा सौदा नहीं है। तो इस सौदे के ऊपर ये सवाल उठाया गया है कि फिर कैसे रोकें जनाब इस हॉर्स ट्रेडिंग को और फ्लोर क्रॉसिंग को। तो ये सवालात हैं जो वहाँ पे उठाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये रेफरेंस दायर हो गया है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिजॉल्व करेगी। इस मौका पर अपोजिशन के तीनों बड़े, बिलावल और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और इसके अलावा मेंगल साहब भी, ये लोग इकट्ठे होकर इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट बार हुकूमत के खिलाफ और जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए ये इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में, और लोग भी इनके पीछे पीछे आ रहे थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये वो लोग हैं जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर ताने देते थे, हमेशा एक दूसरे को करप्ट कहते थे। यही बिलावल हैं जिनके वालिद नवाज शरीफ के खिलाफ, अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, फुटेज अवेलेबल है कि यही शहबाज शरीफ जो है उनके बड़े भाई नवाज शरीफ इसी बिलावल के वालिद जरदारी के खिलाफ इसी अदालत में आया था। लेकिन अब ये इकट्ठे आए हैं इमरान खान को निकालने के लिए, क्योंकि इन सारों का मफाद इकट्ठा हो गया है। अगली खबर जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइन का आर्टिकल 6 वो कहते हैं जी इस पे लगा दें, और इसके लिए जो है वो सारे के सारे जोर लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी, PMLN। लेकिन अब जो भी कर ले, वो पत्ता खेल दिया है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने, और स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़े तरीके से इस मामले को 25 तारीख तक रोक दिया है। यानी रमज़ान के पहले हफ्ते के अंदर वोटिंग होगी, अगर हुई तो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हुई तो बहुत मुमकिन है ये सारा ड्रामा यही ख़त्म हो जाए। और इस वक्त अपोजिशन के साथ वो भी हो सकती है जो इमरान खान साहब के पास हुई थी जब वो धरने में थे। यानी इमरान खान साहब धरने में पहुंच गए और उनको लगा कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ये हुकूमत में गिरा दूंगा, लेकिन फिर एक दिन उनको उठना पड़ गया धरने में से, और वो धरने से उठे और उठ के फिर उसके बाद वो वापस चले गए और मामला वहीं ख़त्म हो गया।
और उनको एक सिर्फ इतना मिल गया कि जनाब आप अदालत के अंदर ये कार्रवाई कर लेते हैं, एक इंक्वायरी करवा लेते हैं, और उस इंक्वायरी में से कुछ भी नहीं निकला। तो अगर इसी तरह की कोई चीज़ होती है तो इस अपोजिशन को कुछ भी नहीं मिलेगा सवाए थोड़ी सी फेस सेविंग के। तो ये अब आर्टिकल 6 का हवाला देना या कुछ इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल में ये अपोजिशन सिर्फ गोंगलुओं से बट्टी झाड़ रही है। एक और खबर है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने आज एक बात का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बयानात हैं हमारे, जो बंदा वोट डालने के लिए आने चाहेगा, रुकन असेंबली होगा, उसको फिजिकली हम नहीं रोकेंगे, ज़बरदस्ती हम नहीं रोकेंगे, वो वहाँ आएगा। लेकिन आर्टिकल 63A की तशरीह उसके ऊपर क्या आती है वो एक अलग मामला है कि उसके वोट की गिनती होती है या नहीं होती। यानी राजा रियाज वहाँ जाके खड़े होकर वोट डाल रहे हो और पता चले उनका वोट ही नहीं गिना गया, उधर से भी गए और इधर से भी गए, इमरान खान तो उनको फारग करवा के दोबारा वहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। यानी वो तो क्लॉज लग गई ना उनके ऊपर। जब क्लॉज यानी वोट भी गिनती नहीं हुआ, क्लॉज भी लग गई, फारग भी हो गए, ज़िमनी इलेक्शन हो गया, राजा रियाज तो हल्के में नहीं घुस सकते। तो हालात, और ये भी पता चल जाएगा कि राजा रियाज को नून लीग टिकट देती है या नहीं देती। अब जो इसके अंदर एक और चीज़ है, वो इमरान खान साहब के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची और पाकिस्तानी फ़ौज का जो इसके ऊपर एनालिसिस है वो भी हो गया है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी फ़ौज वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप उनको ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। मामला क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान और ये सारी जमातें इकट्ठे हुए तो इन्होंने ये तासुर दिया कि इदारे इनके साथ मिल गए हैं, और इन्होंने बार बार कहा कि हमें इशारा मिल चुका है, न्यूट्रल हो गए हैं जो इदारे थे। इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के हवाले से पहले ये बहुत हर्जा सराई करते रहे हैं, उनके ऊपर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने कहा कि हमें इशारा मिल गया है, मामला हमारे सेट हो गए हैं। शहबाज शरीफ तो इंटरव्यूज़ में ये भी कहते रहे मेरी मुलाकातें बड़ी करामत रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। वो तो नए आर्मी चीफ की तैनाती भी कर रहे हैं अपने तौर पर, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। लेकिन अपोजिशन ने एक प्लान किया, और ये प्लान खामोशी से मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने किया। ये पहले भी करते रहे हैं, और ये खाली मरियम नवाज़ का मीडिया सेल नहीं करता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शरारती लोग हैं वो करते हैं। तरीका वारदात क्या है, इसको समझें। ये मैंने इसको पहली दफ़ा तब देखा जब अचानक मुझे ना मैंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई प्रोग्राम किया, और रिंग रोड का एक स्कैंडल था जो रावलपिंडी रिंग रोड था, उस स्कैंडल को मैंने ब्रेक किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स थे, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी। मैंने कहा मैंने तो कोई गलत हरकत की नहीं। नून लीग वाले तो चलो गालियाँ देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ मैं प्रोग्राम करता हूँ, उनकी करप्शन के बारे में बताता हूँ, ये बताता हूँ, इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, मनी ट्रेल नहीं आई, सादे सादे सवाल है, तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ तो वो गालियाँ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉलिटिकल पार्टी का तो ये था कि जनाब हम इंसाफ के लिए आए हैं, ये तो इसलिए थी कि हम तब्दीली के लिए आए, ये लोग मुझे गालियाँ कैसे दे सकते हैं। और मैंने उस वक्त ना पहली मरतबा इसके ऊपर रिसर्च करवाई अपनी टीम से कि चेक करो ये बंदे कौन है। तो हमने उनके अकाउंट्स खुलवाए सारे। अब कोई ऐसा करता नहीं है, इतना तरद्दुद कोई नहीं करता। तो जब उसकी डीपली हम गए, हमने चेक किया, कुछ सॉफ्टवेयर हैं उनके ज़रिए से, कुछ दोस्त हैं, कुछ ताल्लुकात वाले उनके ज़रिए से, तो हमें पता चला कि ये अकाउंट वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं जहाँ पे नून लीग है, और इनमें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो पहले नून लीग के लिए काम करते रहे हैं, अब उन्होंने अपने आप को चेंज करके और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने अब ये नए अकाउंट बना के और यहाँ से वो हमें गालम गलोच कर रहे हैं। यानी मीडिया सेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कई दफ़ा ऐसा किया है कि वो नून लीग वाला बन के ना तो नून लीगी सहाफ़ी को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। यानी जो सहाफ़ी नून लीग के करीब है, नून लीगी बन के उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। उस पर क्या होता है, वो कहता है यार ये तो बहुत बुरे लोग हैं भाई, ये तो मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं, वो उनके गले पड़ जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स बनाए गए, और ये मरियम नवाज़ साहिबा के मीडिया सेल ने मुबैना तौर पे किया है, जो अब तक की इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है। और उन अकाउंट्स के ज़रिए से जब ये तहरीक-ए-एतमाद का मामला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज को बुरा भला कहा गया और लगातार कहा गया, बड़े गंदे मैसेजेस किए गए, इवन गालियां तक दी गई, और फौज को ताने कसे गए, जर्नैलों के ऊपर हमले किए गए, फौज का बजट, ये वो सारी डिस्कशन जो PMLN वाले करते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के कॉपी पेस्ट की और तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स चंद बना के उनसे उनको वायरल कर दिया। अब जब ये चीज़ जो है मंजरे आम पे आई तो इसको फौरी तौर पे PMLN के जो लिबरल ब्रिगेड है
जो बाहर बैठे हुए हैं ज़्यादातर, उन्होंने उठाया और उठा के उन्होंने उसको पेस्ट करना शुरू किया, रीट्वीट करना शुरू किया कि ये तो पीटीआई वाले भी पड़ गए आज फौज को। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ, इसके पीछे फौज है। तहरीक इंसाफ ने तो अभी तक नहीं कहा, इमरान खान ने भी अभी तक नहीं कहा। जब तक उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होगा, जब तक कि उनके पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो तब तक तो ये बात नहीं करेंगे। और उनके ये इल्ज़ाम लगाए बगैर उनका सोशल मीडिया फौज के ऊपर अटैक कर दे, ये तो हो नहीं सकता। तो इन अकाउंटों की जब छानबीन की गई, इदारे भी लाजमन इस नतीजे तक पहुंच गए और हुकूमत तो बिल्कुल पहुंच गई और उन्होंने आज इसके ऊपर ब्रीफिंग भी ली और ये अकाउंट जो है वो बेनकाब भी किए, पता भी चल गया ये कहाँ से बने और कैसे हुआ। तो ये अकाउंट फेक बनाए गए, फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंटों से गालियां दी गई ताकि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक लड़ाई शुरू करवा दी जाए। वो पीटीआई का वर्कर है, उनको लगा कि हम उनके जैसे अकाउंट बना के फौज से लड़ेंगे, आगे रद्द-ए-अमल आएगा, ये सारे मिलकर लड़ पड़ेंगे और पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो फौज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा आके। लेकिन इससे पहले कि ये होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको भांप लिया और भांप के चोरी पकड़ ली। अब एक और चीज़ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आया, जरा स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको उसके बारे में एक बहुत अहम फैक्ट अभी बताने जा रहा हूँ। बिलावल ने कहा कि ओवैसी पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, अच्छा है कि हो रही है लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, ये तालिबान के लिए है। एक तो ये अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए नहीं है। तालिबान को तो अभी तक हमने तस्लीम ही नहीं किया और तालिबान को तो अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया। जो मुल्क आ रहे हैं उन्होंने भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, भूखे प्यासे अफगानियों के लिए है। ये उनके लिए है जो बेचारे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, भूखे हैं, मजबूर हैं, ये उनके लिए है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपका बोगस जो है ना, वो आप ये नेशनल कॉज को भी बार बार डैमेज कर रहा है। इससे पहले आपने कहा कि हम नहीं होने देंगे ओवैसी, कितनी ज्यादती वाली बात है। अब ये कह रहे हैं कि अब वो तालिबान के लिए, ये वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, भाई अफगानिस्तान के लिए, गरीब और कमज़ोर अफगानियों के लिए है। और दूसरा, जब आपके नाना ने बुलाई थी पाकिस्तान के अंदर ओवैसी की सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में, वो किस लिए थी? वो पाकिस्तान के लिए थी। वो भी पाकिस्तान के लिए नहीं थी भाई, वो भी अरब और इसराइल के लिए थी। पाकिस्तान के लिए ओवैसी, अल्लाह ना करे पाकिस्तान किसी जंग में, या पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे किसी ने हमला कर दिया, या पाकिस्तान में कोई कहता आ गया खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के ऊपर ओवैसी, अल्लाह ना करे कि कभी हमारे ऊपर ओवैसी हो, हमें कोई ऐसा मसला ही ना हो। लेकिन ये ओवैसी अफगान मजलूमों के लिए है, जैसे उस वक्त वो ओवैसी जो थी वो अरब इसराइल लड़ाई के लिए थी। उनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस बारे में थी, हुई पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान का ये ऑनर था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराई तब भी ये पाकिस्तान का ऑनर था, और आज इमरान खान ने करवाई तब भी ये पाकिस्तान का ऑनर है। और आपके वालिद नहीं करा पाए, आपकी वालदा नहीं करवा पाई, नवाज शरीफ ये कभी नहीं करवा पाए, तो ये अब आप लोगों का कसूर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।